तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का पार्ट 3। अभी तक मैंने भारतीय संविधान के भाग 1 और 2 में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से एक कंपनी आई और कंपनी आने के बाद भारत में उसने अपने साम्राज्य को स्थापित किया और देखते ही देखते भारत के कई भागों में इस कंपनी का क्षेत्राधिकार हो गया। अब जो है कि समय समय पे जो है ब्रिटेन की महारानी वहाँ से नियम कानून के द्वारा भारत देश को संचालित कर रही हैं। शुरुआती दौर में जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी थी, कुछ लोगों की कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया कंपनी का वर्चस्व जब बढ़ने लगा तो ब्रिटेन की महारानी ने सोचा कि क्यों न कंपनी के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाए और इसी के अंतर्गत भारत में स्थित कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की महारानी एक के बाद एक नियम कानून लाना शुरू करती हैं। अभी तक मैंने बताया था आप लोगों को, पीछे के वीडियो में हमारे आप देख सकते हैं कंपनी का आगमन। उसके बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे भारत देश में वक्त गुजार रही थी कंपनी और इस कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। और जब कंपनी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा था तो कंपनी की कार्य प्रणाली में काफी परिवर्तन आ रहे थे जो कुछ हद तक गैर कानूनी प्रतीत होते थे। और इन्हीं के वजह से 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आई वह पूरी तरीके से व्यवस्था को बदल नहीं पाई, या हम कह सकते हैं कि नियंत्रण में नहीं ले पाई। और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए फिर एक अलग अधिनियम आएगा और इसका नाम होगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। अभी तक आप लोगों ने देखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बंबई और मद्रास इन तीनों प्रेसिडेंसियों के ऊपर अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया था और वारेन हेस्टिंग्स को इन लोगों ने जो है कि बनाया अपना गवर्नर जनरल। लेकिन वक्त में परिवर्तन के साथ कंपनी का जब वर्चस्व भारत देश में बढ़ा तो इसके बाद काफी परिवर्तन हुआ और आया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। इसे एमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, यानी संशोधनात्मक अधिनियम। एमेंडिंग एक्ट इसका नाम है, यानी इसको हम संशोधन, इसमें जो संशोधन किए गए इसीलिए इसे संशोधनात्मक अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला काम क्या किया गया इसके द्वारा कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों का क्षेत्राधिकार कंपनी को सौंप दिया गया। यानी अब जो है कि कलकत्ता की जो सरकार होगी वह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर शासन करेगी। लेकिन यहाँ पे शासन करते हुए इन लोगों ने एक विधि बनाई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों को तो इन लोगों ने अपने पास रखा, लेकिन जो आपराधिक क्षेत्र थे, यानी जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत वहां आपराधिक कानून संचालित होते थे, उसका भार इन लोगों ने मुगल बादशाहों के ऊपर डाल दिया। यानी अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दो तरीके से नियम कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। एक तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, और दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर यह नियम कानून बना सकती थी। और यहीं पे गवर्नर जनरल इन काउंसिल, यहाँ गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय, यानी अभी यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी वह यहाँ पे अब नियम कानून बना सकता था। तो गवर्नर जनरल की जो है कि गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता को सीमित कर दिया गया।
मतलब जो न्यायालय था यानी जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को भी कई मामले में सीमित कर दिया गया। तो ये था हमारा 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के बाद हमारा जो अगला अधिनियम आएगा उस अधिनियम का नाम होगा पिट्स इंडिया एक्ट। तो अभी हम लोग देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता था क्योंकि पिट्स उस समय जो है, पिट्स कौन थे? पिट्स इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे और उनके द्वारा जो अधिनियम लेके आया गया, उनके नाम पे जो अधिनियम बना, इसीलिए हम लोग इसे पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि जो ब्रिटिश ताज था, ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटेन की महारानी थी, ब्रिटेन की महारानी ने अब कंपनी के ऊपर पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की। कौन? ब्रिटेन की महारानी। ब्रिटेन की महारानी अब क्या कार्य करेंगे कि यह कंपनी जो भारत में स्थित कंपनी है, इसके जो है व्यापारिक मामलों को तो कंपनी के हाथों में रहने देंगे, लेकिन राजनीतिक मामलों को पूरी तरीके से ये महारानी अपने हाथों में करने के बारे में सोचेंगी। और इस वजह से यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो थे वह ब्रिटेन के मंत्री और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे यह निदेशक बोर्ड। और भारत, सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो दूरी है वह 6000 मील की दूरी है। 6000 की मील की दूरी होने के कारण इसके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी इन दोनों ने मिलकर कंपनी के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय आवागमन का सिर्फ एक ही साधन था, वह थी पानी वाली जहाज जो हवाओं के सहारे चलती थी। न टीवी, न रेडियो, न टेलीविजन, संचार का कोई भी साधन नहीं था। तो इस वजह से जो इसको देखा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यहाँ पे ब्रिटेन की महारानी और ब्रिटेन की संसद का सोचना था कि यह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रख लेगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। अगला पॉइंट है कि यहाँ पे जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। 4 से घटा के 3 कर दी गई और इन्हीं 3 में से किसी को प्रांत का सेनापति बनाया जाता था। तो अगला पॉइंट ये भी महत्वपूर्ण है कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके द्वारा गवर्नर जनरल की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई। तो काफी मामलों में तो इस अधिनियम के द्वारा कोशिश की गई कि किस तरीके से जो है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर नियंत्रण रखे। इसीलिए यहाँ गवर्नर जनरल को बाध्य किया गया। अभी तक गवर्नर जनरल कंपनी के सारे कामों को करने के लिए स्वतंत्र था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल को यह कहा गया कि अगर वह भारत के किसी राजा से क्या करना चाहता, युद्ध करना चाहता या संधि करना चाहता है, तो उसको कंपनी के डायरेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कंपनी के ऊपर ब्रिटेन की महारानी पूरी तरीके से नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश करेंगी। किस अधिनियम के द्वारा? 1784 का अधिनियम, जिसे हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद हम लोग अगला अधिनियम देखेंगे, वह है हमारा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम। 1793 के अधिनियम के द्वारा क्या किया गया कि 1793 के अधिनियम के द्वारा सबसे बड़ी जो व्यवस्था बनाई गई थी, इसके द्वारा सबसे पहला काम तो था कि कंपनी का जो शासन है वह अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा देगा, और दूसरा जो कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी हैं उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। यह भी एक ऐतिहासिक कदम था, क्योंकि अभी तक हमारे भारत देश में ये जो कंपनी आई थी यह व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन अब उसके इरादे बदल रहे हैं और कंपनी यहाँ पे जो लगान वसूलेगी, जो राजस्व वसूलेगी, उस राजस्व से ही इनका वेतन, यानी एक तरीके से सैनिकों को मजबूर किया गया और वहां रहने वाले जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको मजबूर किया गया कि आप भारत में जो है कि शोषण करें। अगर शोषण करेंगे तो पैसा आएगा तो आपका वेतन दिया जाएगा, वरना आपका वेतन नहीं दिया जाएगा। 1792 के अधिनियम के बाद एक ऐतिहासिक अधिनियम 1813 का अधिनियम के नाम से जाना जाता है। हम लोग देख रहे हैं 1813 का अधिनियम। 1813 का अधिनियम। सबसे पहला पॉइंट है कि 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। किसका? कंपनी। अभी तक हमारे भारत देश में एक कंपनी आई थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी का एकाधिकार समाप्त। अब 1813 के अधिनियम के द्वारा जो है कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसका अधिकार समाप्त कर दिया गया? कंपनी का एकाधिकार। किस अधिनियम के द्वारा? 1813 के अधिनियम के द्वारा। पहला पॉइंट, कंपनी का एकाधिकार समाप्त। दूसरा, 20 वर्षों के लिए इसका शासन बढ़ा दिया गया। यानी कंपनी एकाधिकार, पहले मैं आप लोगों को समझा दूं कि अभी तक कंपनी का जो है कि मोनोपोली था भारत देश के अंदर, यानी कोई भी अन्य कंपनी भारत देश के अंदर नहीं आ सकती थी। सिर्फ एक कंपनी थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन देखते ही देखते जबरदस्त बदलाव होता है। बदलाव के बाद जब कंपनी यहाँ से अकूत धन संपदा, धन दौलत लूट के लेके पहुंची इंग्लैंड और वहां चमचमाती हुई भव्य बिल्डिंगों का निर्माण किया, तो वहां लोगों की निगाहें खुली की खुली रह गई और उन लोगों ने सोचा कि ये जो चंद दिन पहले, कुछ दिन पहले यहाँ पे साधारण से घूमने वाले लड़के थे और वो जो प्राइवेट कर्मचारी थे, उन प्राइवेट कर्मचारी यानी उन लड़कों के पास इतना ज्यादा पैसा कहाँ आया। इसी वजह से जब ये कंपनी पहुंचती है, कंपनी के लोग, अधिकारी, कर्मचारी ब्रिटेन में पहुंचते हैं और वहां जब अपने अधिकार का विस्तार करते हैं, पैसा जब दिखता है इन लोगों के पास, तो अन्य लोगों ने भी भारत आने और अपना व्यापार करने के बारे में वहां महारानी से कहा। और महारानी ने इस कंपनी के ऊपर अपने अधिकार को और ज्यादा बढ़ाते हुए इस कंपनी का जो एकाधिकार था, यानी अभी तक हमारे भारत देश में सिर्फ एक कंपनी आई थी जिस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके अधिकार क्षेत्र का सीमित कर दिया। और अब जो है कि अन्य ब्रिटिश कंपनियां भी भारत में आएंगी और जो है कि अपना व्यापार करेंगे। और जैसा कि पिछले आप लोगों ने देखा 1793 में भी कंपनी का अधिकार बढ़ाया गया, उसी तरीके से 1813 में भी 20 वर्षों के लिए इसको रिन्यूअल किया गया। और इसका तीसरा पॉइंट है चाय और चीन देश के साथ। चाय और चीन देश के साथ। चाय और चीन देश के साथ कंपनी का एकाधिकार जो है कि बना रहा। यानी अगर चाय कोई कंपनी बेचेगी तो उस कंपनी का नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और चीन देश में कोई कंपनी जाएगी तो उसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी सीधी सी बात कि चाय और चीन देश के साथ।
यानी चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी, चीन देश में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगी। इन दोनों पे कंपनी का एकाधिकार बना रहा और अन्य कंपनियां, कहा जाता है कि अंग्रेजों के शासन काल में कभी सूरज का अस्त नहीं होता। कहा जाता था कि अंग्रेजों के, क्योंकि 72 देशों पे अंग्रेजों का शासन था, इसीलिए कहा गया कि चीन देश में सिर्फ एक ही कंपनी रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके अलावा जो इंग्लैंड से आने वाली कंपनियां हैं किसी भी देश में जा सकती थी। दूसरा पॉइंट आप लोगों ने देखा, चीन देश में और चाय, मतलब चाय सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी बेचेगी क्योंकि इसका मोनोपोली, इसका एकाधिकार बना रहा। और इसका चौथा पॉइंट हम देखेंगे लॉर्ड विलियम विलबरफोर्स के नेतृत्व में। लॉर्ड विलियम विलबरफोर्स के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम विलबरफोर्स के नेतृत्व में, लॉर्ड विलियम विलबरफोर्स के नेतृत्व में ईसाई मिशनरियां भारत आईं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। यानी अभी तक हमारे भारत देश को आर्थिक आधार पर लूटा गया था, लेकिन अब हमारे भारत देश को धार्मिक आधार पर लूटा गया, धर्म के आधार पे। अभी तक अंग्रेजों ने भारत के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन अब इंग्लैंड में जब भारत की ख्याति पहुंची तो वहां धार्मिक गुरुओं ने सोचा कि क्यों न चला जाए भारत और भारत में आके अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया जाए। तो ये लोग जो है कि लॉर्ड विलियम विलबरफोर्स के नेतृत्व में पहली बार ईसाई मिशनरी आई और इस ईसाई मिशनरी ने यहाँ आने के बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। यानी हमारे भारत देश में रहने वाले जो लोग थे, यानी सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई हमारे समाज के पढ़े लिखे वर्ग को हुई और उस पढ़े लिखे वर्ग का नाम था ब्राह्मण। तो यहाँ से जो है कि व्यवस्था में बहुत ज्यादा जबरदस्त परिवर्तन आएगा, क्योंकि जब अंग्रेजों ने हमारे भारत देश के सबसे पढ़े लिखे वर्ग को छेड़ा तो अब यहां से अंग्रेजों के विरुद्ध भी एक के बाद एक आंदोलन शुरुआत होंगे। यानी अब हमारे भारतीय आंदोलन में जो हमारे भारत देश और अंग्रेजों के बीच में जो आंदोलन होंगे उसमें मुख्य रूप से हमारे कुछ ब्राह्मण नेता उभर के सामने आएंगे। अब इसके बाद